हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हमें यहाँ पर क्या पढ़नी है, यूक्लिड की जो है अभिधारणाएं पढ़नी है। तो उससे को पढ़ाने से पहले मैं कुछ तथ्य क्लियर करती हूँ कि जो यूक्लिड थे उनको मैंने बताया कि वो क्या थे, एक ऐसे गणितज्ञ थे कि वे कहते थे कि मैं जानकर खुश होना नहीं चाहता कि यह शायद सत्य है, बल्कि मैं इसे अपने आप से सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये सत्य ही है। तो उनके इस कथन से क्या दृष्टिगोचर होता है, क्या पता चलता है आपको कि वे जो थे, कोई भी जो उन्होंने तथ्य लिखे, जो उन्होंने परिभाषाएं दी, वो उन्होंने पूरी सिद्ध करके दी हुई है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं लगाया कि शायद ये सत्य है, बल्कि वो क्या है, एब्सोल्युटली सत्य है, वो सार्वभौमिक सत्य है जो सबके लिए एक जैसी होंगी। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य जो है पूरब से उगता है, तो सूर्य पूरब से ही उगेगा। वो पूरी दुनिया में सूर्य कहाँ से उगेगा, पूरब से ही उगेगा। जैसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है। तो सत्य चाहे उसे तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। ये एक सार्वभौमिक कथन है, ठीक है, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या है, सत्य है। तो यूक्लिड्स वही थे कि जो ये कहते थे कि जो उन्होंने तथ्य लिखे हैं या जो उन्होंने तथ्य बनाए हैं वो बिल्कुल सत्य है, तो वो सभी के लिए सत्य है। तो यहाँ पर जो समतल ज्यामिति से संबंधित उन्होंने अपने 6 संस्करण में जो भी कुछ भी लिखा था, उन्होंने उसमें जो अवधारणाएं दी थी, अभिधारणाएं दे रखी थी, तो जिन्हें हम आज क्या कहते हैं, यूक्लिड की अभिधारणाएं कहते हैं। और वो जो अभिधारणाएं हैं वो सब जगह बिल्कुल तर्कपूर्ण तरीके से क्या है, सत्य है। तो इनके आधार पर उन्होंने क्या किया, तर्क के द्वारा कई साध्य और सिद्ध किए। साध्य का मीन्स क्या होता है, प्रमेय, जिनको हम क्या कहते हैं, आज प्रमेय कहते हैं। तो जो उन्होंने तर्क दिए, जो उन्होंने अभिधारणाएं दी थी, उनको उन्होंने तर्क के द्वारा सिद्ध किया कि ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। अब माना कि हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने एक अभिधारणा आपकी सत्य है, दूसरी अभिधारणा भी सत्य है, मतलब कोई एक विशेष हमारे पास प्रश्न है, उसके लिए अगर ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, तो ये जो तीसरी चीज़ है वो भी उसके लिए सत्य होगी, अगर वो उससे रिलेट होगी। ठीक है, तो यानी कि जो अगर अभिधारणाएं हम लगाते हैं तो उसके बाद क्या सिद्ध होती है, प्रमेय सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये जो अभिधारणाएं हैं उसकी हमारी जो आगे जो प्रमेय आएगी उनसे क्या होगी, वो अभिधारणाएं लगाकर वो सत्य सिद्ध होंगी। चलिए हम देखते हैं कि यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं मुख्य कौन सी हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूक्लिड की अभिधारणाएं पढ़ेंगे। इनको हम कहते हैं एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड, या यूक्लिड्स एक्सियम भी इनको हम कहते हैं। अब आप बिंदु, रेखा, रेखाखंड, इन सब से परिचित हो चुके हैं। तो अब हम सीधे सीधे अभिधारणाएं देखते हैं कि क्या हैं। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रेखाखंड डिफाइन किया था। अभिधारणा 2 में आप देखेंगे कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, कि जो अंत बिंदु होते हैं रेखा की जो अंत बिंदु होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अनिश्चित रूप से आगे तक बढ़ा सकते हैं। वो मैंने आपको बोला था लाइन के बारे में जब आपको बताया था। तीसरा है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बिंदु है और इसकी त्रिज्या हमने यहाँ से यहाँ तक ले रखी है, हमने ले रखा है ये 3 सेंटीमीटर। तो इसको आप मान लीजिए O, इसको मान लीजिए बिंदु A। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर की है। अब हम प्रकार में इस तरीके से, जहाँ पर मैंने स्केच लिया है वहाँ पर हम पेंसिल लेंगे। ठीक है, तो केंद्र मानकर किस बिंदु को, O को केंद्र मानकर आपने खींचना है, ये त्रिज्या के बराबर लेना है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लेंगे, इसको एक सेट कर लेंगे पहले यहाँ हाथ पर, फिर हम इसको गोला खींचेंगे। इसमें इस तरीके से आप इसको रखेंगे प्रकार को, और इसको जहाँ पर हमने त्रिज्या हमने ले रखी है इस तरीके से आप इसको घुमाते हुए ले जाएंगे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से घुमाते हुए एक वृत्त खींचेंगे। आपको एक ही बार में वृत्त खींचना है। ये देखिए, इस प्रकार हमने प्रकार की सहायता से क्या किया है, O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर एक पूरा वृत्त का निर्माण किया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं चौथा जो इसका एक्सियम है, चौथी अभिधारणा है कि सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं।
उन्होंने ये जो है ये प्रूफ इनका करके दिखाया था यूक्लिड ने। ये देखिए यहाँ पर एक वर्ग है, उसमें जो कोण है इसके चारों ओर क्या है 90 डिग्री के हैं। आयत है, आयत के चारों कोण 90 डिग्री के हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपने देखा कि एक एंगल क्या है समकोण है, तो सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं। मतलब कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण है, ये इसके समान है। अगर मैं यहाँ से बीच में एक रेखा खींच दूँ तो ये भी एक समकोण कहलाएगा और ये भी एक समकोण कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए वर्ग में ये एक समकोण है। अगर यहाँ से मैं इसका विकर्ण खींच दूँ, यहाँ से इसकी इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ तो ये दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी। तो ये दोनों क्या होंगे समकोण होंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं। इसका पांचवा पोस्टुलेट या इसको एक्सियम आप देखिए। इसकी अभिधारणा यह थी कि एक सीधी रेखा अगर दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही अंतःकोण इस तरह बनाए कि दोनों का योग दो समकोण से कम हो। दो समकोण से कम होगा मतलब 180 से कम हो। तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उस ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। अब इस अवधारणा को आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि ये बोल रहा है कि अगर दो रेखा आपकी ये हैं तो एक सीधी रेखा, ये वाली रेखा इस पर गिरा दी हमने, यानी कि इसको काटती हुई रेखा चली गई। दो समांतर रेखाएं हैं, उसको काटती हुई एक रेखा जो जाती है उसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कि ये अगर ऐसे सीधी चली जाती है तो दो अंतःकोण बनाती है उन दोनों रेखाओं के बीच में। इनका मान कितना होता है, वैसे तो 180 होता है कि कोण एक ये है कोण दो है, इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180। अगर ये 180 नहीं होता है तब ये रेखाएं समांतर नहीं होती है। ये आगे जब बढ़ाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है ये इन दोनों का योग 180 से कम है। तो ये अगर आगे आप इसको बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, तो कहीं ना कहीं ये इसको काटेंगी। तो जो पांचवी अभिधारणा है वो यही बताती है कि अगर 180 से कम होगा योग तो एक दूसरे को काटेंगी, समांतर नहीं होंगी। अगर 180 के बराबर होगी तो वो समांतर होंगी। ठीक है, तो इसका यूज़ हम आगे को प्रमेय को सिद्ध करने में करते हैं। तो यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं, ये अभिधारणाएं जो हैं इसकी क्या फ़ायदा है, इसका यही फ़ायदा है कि इनका उपयोग करके हम जो आगे आने वाली प्रमेय है उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये 5 अभिधारणाएं आपको इसी तरीके से याद रखनी है कि माना कि अगर एग्ज़ाम में आपका आता है कि आप पहली अभिधारणा बताओ, तो पहली अभिधारणा आप ये लिखेंगे। और अगर वो पूछा जाता है एग्जाम में आप दूसरी अभिधारणा, यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा लिखो, तो आप क्या लिखोगे, ये वाली लिखोगे कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब लाइन के बारे में लिखोगे। और अगर अभिधारणा 3 पूछी जाती है तो आप वृत्त के बारे में लिखोगे कि एक बिंदु को केंद्र मानकर त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा 4 पूछी जाती है तो आप सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, आप ये लिखोगे। जो वाली अभिधारणा आपसे पूछी जाएगी आप उस अभिधारणाओं को सिंगल लिख लोगे। अगर आपसे पूरी 5 अभिधारणाएं पूछी जाती है तो आप इनको इस तरीके से याद करके लिखोगे और याद करने के साथ साथ आप इनको समझोगे। अब अगर आपको पहली वाली अभिधारणा नहीं समझ में आ रही तो एक बार मैं इसको समझा देती हूँ कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक रेखाखंड खींचा जा सकता है। तो ये रेखाखंड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि एक ये है, एक ये है। ठीक है, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, पहले ये बिंदु था अब ये बिंदु हो गया है, तो इसके बीच एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बीच अन्य बिंदु तक यहाँ तक खींच सकते हैं। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, इस तरीके से होगी ये रेखा। अब ये कह रहा है शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। तो अगर माने ये दो आपका रेखाखंड है, ए और बी रेखाखंड है कोई, तो उसको आपने इधर को भी बढ़ाया इधर को भी बढ़ाया, तो ये जो शांत रेखाखंड है इसको आप अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको सीधी रेखा खींची जा सकती है कहने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि रेखाखंड, इसको हम रेखाखंड लिख देते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ठीक ढंग से। ठीक है, इस तरीके से। अब इस शांत रेखा का मतलब क्या हो गया, रेखाखंड से हो गया, को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे।